टडा। सो वेलकम गाइस। आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्रांड न्यू एपिसोड्स 19 टू 24 ऑल ऑफ रिग्रेस एक्स्ट्रा बिकम अ जीनियस की, जो अभी यूट्यूब पर कहीं नहीं है। तो बिना किसी बकवास शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। कई सारे टीचर्स एक साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सारे टीचर्स अपनी अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए मास्टर्स को किल करते जा रहे थे। एक टीचर जो कि एनहांसमेंट टाइप यूजर थे, वो अपनी स्पीयर से एक साथ में कई सारे मास्टर्स को मार देते हैं। दूसरी तरफ एक फिजिकल एनहांसमेंट टाइप टीचर अपने एक सिंगल पंच में ही कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। वहीं हमें टीचर ली को दिखाया जाता है, जो अपने थंडर माना मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके एक ही बार में काफी बड़ा धमाका करती हैं और एक साथ कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देती हैं। जब ये सब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके होते हैं। इसके बाद सभी लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। हमें स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो वहां उन लोगों के बीच मौजूद होता है। वो सभी लोगों से कहता है, क्योंकि आप सभी लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छे से कोऑपरेशन किया है, इसलिए ये मॉन्स्टर वेव काफी आसानी से क्लियर हो चुकी है। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर हमें दूसरे टीचर को दिखाया जाता है, जो हमारे ऑफिसर से कहने लगते हैं, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमें यहाँ पर आपके साथ काम करने का मौका मिला, और साथ ही हम सब लोग अपनी अपनी स्किल का भी इस्तेमाल कर पाए। ये वाकई में हमारे लिए बड़ी बात है। अचानक से एक और टीचर, जो कि स्पीयरमैन थे, वो हमारे ऑफिसर से पूछते हैं, ऑफिसर, क्या आपको इन सब डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने वाले मास्टरमाइंड के बारे में कुछ पता चला? हम लोग अभी तक उसके बारे में जान नहीं पाए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब जब हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, तो हमें तुरंत सर्च शुरू कर देनी चाहिए। अचानक से वहां टीचर यांगजिन को दिखाया जाता है, जो काफी गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहती हैं, मुझे नहीं पता कि ये कोई मास्टरमाइंड है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी एक इंसान पर शक है। इसके बाद वो उस लड़की का कॉलर पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं, जब मैं उस बैरियर को खोलने की कोशिश कर रही थी, तो तुमने उसके साथ क्या किया हा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बैरियर को खोलने में मुझे इतना समय लगे। अचानक से पीछे खड़े टीचर्स टीचर यांगजिन को रोकते हैं और कहते हैं, टीचर यांग, आखिर आप अचानक इस तरह से एक्ट क्यों कर रही हैं? प्लीज काम डाउन। लेकिन वहीं पर टीचर यांग उनकी बात नहीं सुनती और सीधे उस लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती हैं, मुझे शक है कि ये लड़की एक डीमन है। इसके बाद वो लड़की वहां पर ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देती है और कहती है, एक डीमन? आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा कर रही हैं? अगर किसी की मदद करने का यही नतीजा होता है, तो क्या वाकई में कोई किसी की हेल्प करेगा? ये बात जब सब लोग सुनते हैं तो वे भी सोचने लगते हैं कि क्या ये लड़की सही कह रही है। लेकिन कंफ्यूजन अभी भी बराबर बना रहता है। हमें स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो पास ही खड़े एक टीचर से कहते हैं, क्या मुझे इसे यहीं पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? लेकिन वो टीचर उसी समय ऑफिसर को रोक देता है, ताकि पहले ये पूरी तरह श्योर हो सके। सभी लोगों को अपनी तरफ देखते हुए देख वो लड़की अचानक अपने एटीट्यूड में आ जाती है और टीचर यांग को चिढ़ाते हुए कहती है, अभी तो आप मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, और सबको सुनाते हुए आगे कहती है, इन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अपनी स्किल को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाई, और जब मैं इनसे आगे निकल चुकी हूँ तो ये मुझसे इसी चीज का बदला ले रही हैं। वहीं पर टीचर यांगजिन, जो इसकी बात सुनती हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती हैं, मैंने वहां पर सब कुछ पहले से ही देख लिया था कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो, तो अब मुकरो मत। अचानक से हमारे हीरो की एंट्री होती है और वो आते ही साफ लेकिन तीखी टोन में कहता है, जब टीचर यंग उस बैरियर को रिलीज करने की कोशिश कर रही थी, तब मैंने देखा था कि तुम उस बैरियर को डबल लेयर करने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसे तोड़ा न जा सके। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? फाइनली हमारा हीरो सबके सामने आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि सियो जून होता है। वो कहता है, मुझे लगता है टीचर यून सही कह रहे हैं। इस लड़की ने उसके साथ कुछ किया था। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। जब आप उस बैरियर को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थीं, तब ये लड़की उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही थी, ताकि अंदर मौजूद लोगों को अंदर ही ट्रैप करके मारा जा सके। अचानक वो लड़की रिएक्ट करते हुए सियो जुन से कहने लगती है, तुम तो थर्ड ईयर के सेमिनार हॉल में थे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बात सुनकर सभी लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आखिर माजरा क्या है। वहीं पर हमारा हीरो बताने लगता है, जिस समय ये लड़की बैरियर को ओपन करने की एक्टिंग कर रही थी, उसी समय मैंने बैरियर के अंदर कुछ गलत सेंस किया, और जब मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई बैरियर को दूसरी तरफ से एनहांस करने की कोशिश कर रहा है। उसी समय टीचर यंग सियो जुन से पूछ ही लेती हैं, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? उसी पल सियो जुन को हमारे हीरो की बात याद आती है, जब हमारे हीरो ने उससे कहा था, तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना पड़ेगा कि ये सब मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि वे लोग मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन वे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा करेंगे। लेकिन वहीं पर हमारा हीरो बहाना बनाते हुए कहता है,
लास्ट टाइम जब मैं बैरियर्स के बारे में थ्योरेटिकल सेशन पढ़ रहा था, तब मुझे इसके बारे में पता चला था। और वो अपने मन में सोचता है, मैं किसी भी हालत में टीचर से यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन अभी मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अचानक से सीओ जुन की बातों का वहां मौजूद लोगों पर असर होने लगता है। सभी लोग आपस में कहने लगते हैं, अगर सीओ जुन ये बात कह रहा है तो जरूर इसमें सच्चाई होगी। धीरे धीरे सभी लोग सीओ जुन की बात मानने लगते हैं। उधर वो लड़की भी समझ जाती है कि अब तो यहाँ फंसने वाली है। अब सभी लोगों को मन ही मन ये बात साफ हो चुकी थी कि यहाँ वही लड़की असली सस्पेक्ट है जो डीमंस के साथ मिली हुई थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लड़की को समझ में आ जाता है कि ये सभी लोग मिलकर उसे यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सबके बीच बिल्कुल अकेली खड़ी रह जाती है, जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं होता। अचानक सीन शिफ्ट होता है और हमें इन सब डीमंस के नेता को दिखाया जाता है। वो सभी डीमन से कहता है, साथियों, अब वक्त आ चुका है, कत्लेआम शुरू करो। ये बात पास में खड़े दोनों स्पेशल टास्क फोर्स के मेंबर्स सुन लेते हैं और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो लीडर अचानक वहां से गायब हो जाता है और दोनों का हमला खाली चला जाता है। कुछ देर बाद जब वहां कोई दिखाई नहीं देता तो सीनियर ऑफिसर कहता है, ये तो ए रैंक का डीमन था, है ना? मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हमें सीओ जुन को दिखाया जाता है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो लड़की जो अभी तक सबके बीच मौजूद थी, अचानक अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। और तभी पूरे स्कूल कॉरिडोर में चारों तरफ स्टूडेंट्स के बीच में मौजूद कई सारे लोग डीमंस में अपने आप को तब्दील कर लेते हैं। ये देखते ही हर तरफ भगदड़ मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीओ जुन के सामने खड़ी थी वो लड़की उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है। वो उस समय बेहद गुस्से में होती है और हमारे हीरो से कहती है, मैंने अब तक कई इंसानों को मारा है, लेकिन आज तुम यहाँ एक डीमन के हाथों मारे जाओगे। लेकिन तभी हमारा हीरो अपने पास से अपनी मैजिकल स्वॉर्ड निकालता है और एक ही स्विंग में उस डीमन को मौके पर ही मार देता है। और फिर वो शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है, हो सकता है तुम अपने हिसाब से सही रही हो, लेकिन फिलहाल तुम गलत जगह पर थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे स्टूडेंट्स और स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर्स मिलकर बाकी डीमंस को भी पूरी तरह एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी चीजों को वहां मौजूद टीचर्स संभाल लेते हैं। सीन फिर से बदलता है। हमें सीओ जुन को दिखाया जाता है जो टीम लीडर किम डॉक्योन की मदद के लिए उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि फाइट के दौरान वो अकेले कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी टीम लीडर कहते हैं, मुझे तुमसे मिले पूरा 1 साल हो चुका है। मुझे याद है लास्ट टाइम हम चेयरमैन की रेजिडेंस में मिले थे सीओ जुन। वो आगे कहते हैं, मुझे लगता है कि आगे चलकर तुम एक बहुत अच्छे मेज बनोगे, और क्योंकि तुमने यहाँ डीमन को मारा है तो तुम्हें उसका रिवॉर्ड भी काफी जल्दी मिल जाएगा। वहीं हमारा हीरो टीम लीडर को थैंक्स कहता है और अचानक उसे याद आता है, वो तो सियोनवू का अकाउंट नंबर ही लेना भूल गया। वो मन ही मन सोचता है, मुझे उससे पहले ही उसका अकाउंट नंबर ले लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ असली थैंक्स का हकदार अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो सियोनवू। लेकिन हमारा हीरो तो पहले ही वहां से आगे बढ़ चुका था, जैसे उसकी मंजिल कुछ और ही हो। हमारा हीरो तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक जगह पहुंचता है जहां वो एक बहुत बड़ा धमाका देखता है। ये सब उसे काफी अजीब लगता है। वो अपने आप से कहता है, नहीं, शायद वो शुरू हो चुका है जिसका मुझे डर था। चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। सीन शिफ्ट होता है। हमें यू आर रा और यॉन हा यांग को दिखाया जाता है जो किसी से बचने की कोशिश कर रही होती हैं। वहां हमें एक आदमी दिखाई देता है जो शायद एक डीमन होता है। वो यू आर रा को देखते हुए कहता है, मैजिक एकेडमी की सेकेंड ईयर रैंक 2। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी कमजोर होगी। ये तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गया। मुझे नहीं लगता कि तुम सीओ जून की ओपोनेंट बनने लायक भी हो, या फिर तुम अपने पीछे किसी कमजोर को बचाने की कोशिश कर रही हो। वही चीज तुम्हारी असली स्ट्रेंथ को बाहर आने से रोक रही है। तुम्हें क्या लगता है, तुम इन सब चीजों को किस तरह से खत्म कर पाओगी? अचानक सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां आहरा और यॉन हा यांग ट्रेनिंग के लिए एक साथ होती हैं। अचानक वहां मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है। उस समय यूआरआ और मैंने मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ने की कोशिश की और काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। लेकिन अचानक हमारे सामने कई सारे डीमंस दिखाई देने लगे, जिनमें से एक हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने आहरा को बचाने की पूरी कोशिश की और उसके साथ मिलकर फाइट करने की कोशिश की, लेकिन आहरा बिल्कुल भी नहीं मानी। वो मुझे पीछे छोड़ते हुए खुद आगे बढ़ गई और उस डीमन से लड़ने लगी। वो कहती है, मैं इसे हैंडल कर लूंगी, तुम यहां से भागो। अचानक वो डीमन यूआरआ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तो यही है तुम्हारा अटैक। इसके बाद वो यूआरआ के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधे उसी पर हमला कर देता है। अचानक यूआरआ को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो डीमन उसी का फायदा उठाता है और यूआरआ को गर्दन से पकड़ लेता है।
वो कहता है, तुम यहाँ कितनी भी छटपटाओ, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अब जल्दी से अपनी ब्लड फायर एक्टिवेट करो। मैं यहाँ खुद को और ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर पा रहा। यूआरआ की सांसें अटकने लगती हैं। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। तभी अचानक उस डीमन पर एक और हमला होता है, और ये हमला किसी और ने नहीं, बल्कि हाई यांग ने किया होता है। वो डीमन से कहती है, यहां पर तुम्हारी ओपोनेंट वो नहीं, बल्कि मैं हूं। इसे छोड़ दो। ये सुनते ही डीमन यूआरआ को दूर फेंक देता है और कहता है, तुम्हारी फ्रेंडशिप तो काफी अच्छी है। हाय, मैं तो पिघल गया। फिर वो अपनी उंगली पर एक अटैक चार्ज करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां मेरा कुछ भी कर सकोगी? वहीं हाई यांग अपनी पावर्स चार्ज करते हुए कहती है, मैं जानती हूं कि मैं यहां जीत नहीं सकती, लेकिन मैं किसी भी हालत में अपने दोस्तों को यहां छोड़कर नहीं भागूंगी, भले ही उन्हें बचाने के लिए मुझे खुद को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े। इतना कहते हुए वो अपनी पावर्स उस डीमन की तरफ भेजती है। अचानक उस डीमन का एक हाथ कट जाता है। जब वो ये देखता है तो खुद भी हैरान हो जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? वो हाई यांग को देखता है और कहता है, तुम्हारे पास ये पावर कैसे है? इसका मतलब तुम ही हो वो प्रोफेसी वाला बच्चा जिसके पास वो डीमंस को मारने की पावर्स हैं। वहीं हमें हाई यांग को दिखाया जाता है, जो अपने हाथों को देखकर हैरान हो रही होती है। ये क्या था? ये तो आइस नहीं थी। क्या ये मेरा प्योर माना था? अचानक उसका माना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो कहती है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। और अचानक हाई यांग महज जमीन पर गिर जाती है। लेकिन वो डीमन अब भी वहां सही सलामत खड़ा होता है। और उसे वहां पर देख रहा होता है और कहता है, फाइनली मुझे वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी वाला बच्चा मिल ही गया। जिसके बाद वो उसकी तरफ अटैक लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वहां कोई और आ जाता है। बस करो। और सामने आता है हमारा हीरो सियोवू। वो आते ही सख्त लहजे में कहता है, चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें इसके साथ कुछ भी नहीं करने दूंगा। इतना कहते ही हमारा हीरो अपनी हार्ट ऑफ द ग्रेट नेचर की पावर एक्टिवेट कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने भीतर छिपी हार्ट ऑफ द नेचर की शक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर लेता है। उसके चारों ओर प्रकृति की ऊर्जा तेजी से फैलने लगती है और पूरा वातावरण अचानक भारी हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट गंभीर और ठंडी आवाज में कहता है, अब यहां सिर्फ एक ही बचा है और वही आज मरने वाला है। उसी क्षण सामने खड़ा डेमन अपनी दोनों हथेलियों में गहरी काली शक्तियों को इकट्ठा करने लगता है। चारों तरफ अंधकार फैलने लगता है। डेमन गुस्से से सनियू की ओर बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था, अब तुम इसका अंजाम भुगतो। ये कहते ही वो अपनी काली शक्ति को एक विशाल बीम का रूप देता है और पूरी ताकत से उन सभी की ओर छोड़ देता है। तेज ऊर्जा के टकराव से जमीन कांप उठती है और सीन यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अचानक सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपने चारों ओर एक मैजिकल बैरियर बना लिया है। वो शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा? इसके तुरंत बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट लार्ज स्केल में विलन पर जोरदार हमला करता है, जिससे वो काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट के इतने घातक हमले झेलने के बाद वो विलन, जो एक डेमन था, अपने घुटनों पर आ जाता है और हैरानी से कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये माना तो बेहद ज्यादा है। एक बच्चे के पास इतना माना कैसे हो सकता है? उसी समय हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना मैना ब्लास्ट अटैक सक्रिय कर लेता है और डेमन से कहता है, ये होना ही था, क्योंकि यहां मुझ में तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। तभी हमें उस विलन को दिखाया जाता है, जो गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकोगे? अगर मैं मरूंगा तो किसी को अपने साथ लेकर मरूंगा। ये कहते ही वो हमारे हीरो के हमले से बचते हुए तेजी से दूसरी दिशा में भागने लगता है और चिल्लाकर कहता है, मुझे चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी को किसी भी हालत में मारना होगा। लेकिन उसी पल हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर से अपनी मैना ब्लास्ट स्किल को सक्रिय करता है और डेमन की ओर एक जबरदस्त हमला करता है। ये हमला इतना शक्तिशाली होता है कि डेमन पूरी तरह घायल हो जाता है और कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहीं पर मर चुका है। अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने कई नोटिफिकेशंस दिखाई देती हैं, जिनमें बताया जाता है, आपको सेवियर का टाइटल प्राप्त हुआ है। आपने बी रैंक के विलन को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। कैजुअल्टी रेट को 0.4% तक बढ़ाया जा रहा है।
रिकॉर्ड के रूप में आपको 3000 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां से आगे बढ़ता है। वो यून हा यंग की ओर देखते हुए कहता है, भले ही इसकी अवेकनिंग काफी जल्दी हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी कई चीजों को संभालने में सक्षम नहीं है। फिर वो गंभीर स्वर में आगे कहता है, और क्योंकि यही लड़की चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी बनने वाली है, तो साफ है कि डेमंस इसके नेचुरल एनिमीज होंगे। वे इसे मारने के लिए बार बार यहाँ आते रहेंगे। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट निर्णायक स्वर में कहता है, इसलिए युन हायंग, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और तुम भी, ली सरुजुन, आज से तुम दोनों मेरी टॉप प्रायोरिटी हो। ये कहते ही सीन अचानक शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि किसी ने यूआरआ और ली स्योजिन दोनों की जानकारी यूनिवर्सिटी पोर्टल पर डाल दी थी। पोर्टल में साफ लिखा होता है कि डेमन को पूरी तरह खत्म करने का काम इन्हीं दोनों ने किया है, लेकिन वहां ये नहीं बताया गया होता कि किसी और ने भी उनकी मदद की थी। जब यूआरआ ये सब देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाती। फिर वो कहती है, ये तो काफी अजीब है। मैंने तो वहां कुछ किया ही नहीं था। तो फिर ये झूठी तारीफ किस काम की, जब मैंने असल में कुछ किया ही नहीं? अचानक वहां युन हयांग आ जाती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुमने ही तो मुझे बचाया था। फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया? लेकिन आहरा उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और वहां से भेज देती है। फिर भी हायांग रुक जाती और कहती है, तो तुम सच में कह रही हो कि तुमने मुझे नहीं बचाया? इस पर आहरा जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए मुझे ये सब काफी अजीब और शर्मनाक लग रहा है। वो आगे कहती है, मुझे पता है कि ये बस एक छोटी सी घटना थी, लेकिन स्कूल इसे लेकर काफी ज्यादा हंगामा करेगा। इस पर हायांग उसे समझाते हुए कहती है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, वैसे भी एग्जाम खत्म हो चुके हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। तभी आहरा कहती है, मैंने सुना है कि मेरे बेहोश हो जाने के बाद भी तुम उस डेमन से लड़ रही थी। इस पर हायांग तुरंत कहती है, नहीं, मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ देर बाद मैं भी बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता कि हम दोनों को आखिर किसने बचाया। लेकिन इसके बावजूद हायांग के मन में हमारे हीरो का ख्याल बार बार आता रहता है। वो मन ही मन सोचती है, जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ तब हमेशा कोई ना कोई मेरी मदद करता है। और फिर वो सोचती है, शायद इसी वजह से मुझे हमेशा ऐसा कोई चाहिए था जो हर समय मेरे साथ खड़ा रहे। इसके बाद हायांग खुद से कहती है, शायद यही कारण था कि उस वक्त मुझ में इतना हौसला आ गया कि मैं उस डेमन के सामने खड़ी हो सकी। वहीं पर हमें आहरा को दिखाया जाता है, जो काफी ध्यान से हायंग की बातों को सुन रही होती है। उसका चेहरा शांत होता है, लेकिन मन के अंदर सवालों का तूफान चल रहा होता है। वो सोचने लगती है, आखिरकार वो कौन था जिसने हम दोनों को यहां से बचाया। उसी दौरान हायंग उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि उसे इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमें बचाने आया होगा, उसने भी यहाँ काफी मुश्किल हालात का सामना किया होगा। ये सुनकर आहरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर एक काफी गंभीर नजर के साथ बस इतना कहती है, रियली। और तभी सीन अचानक बदल जाता है। फ्लैशबैक, पास्ट सीन। सीन हमें आहरा के बचपन में ले जाता है। हर तरफ आग फैली हुई होती है। धुआं, चीखें और टूटे हुए मलबे के बीच पूरा इलाका तबाही का मंजर पेश कर रहा होता है। मलबे के नीचे दो लोग बुरी तरह दबे हुए होते हैं। वे और कोई नहीं बल्कि आहरा के माता पिता होते हैं। वे कमजोर आवाज में आहरा से वहां से भाग जाने के लिए कह रहे होते हैं, उसे जिंदा रहने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन छोटी सी आहरा अब भी उन भयानक यादों से बाहर नहीं आ पाई होती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता पूरी तरह जलकर मर चुके होते हैं। वर्तमान में वापसी। ये सब याद आते ही आहरा और भी ज्यादा बेचैन और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो गुस्से और दर्द में कहती है, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, ओके? तभी हायंग उसे टोकते हुए कहती है, तुम ये सब ऐसे समय पर बोल रही हो? क्या तुम किसी को थैंक यू भी नहीं कहना चाहती? वो आगे कहती है, अगर उस वक्त सनवू ने हमारी मदद नहीं की होती और हमें वहां से नहीं बचाया होता, तो शायद आज तुम यहां जिंदा भी नहीं होती। सच्चाई का झटका। ये सुनते ही आहरा पूरी तरह चौंक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो हैरानी से पूछती है, सनवू, तुम्हारा मतलब है उसने हम दोनों को बचाया? मजाक मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या कह रही हो कि उसने हम दोनों को बचाया? इस पर हायंग बस इतना कहती है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बाकी तुम्हें खुद उससे पूछना पड़ेगा। और तभी सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है। हमें सामने से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अगले ही पल वहां कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो आ चुका होता है। आते ही वो चारों तरफ नजर डालते हुए पूछता है,
क्या सब लोग ठीक हैं? वहीं पर आरा जैसे ही हमारे हीरो को सामने से आते हुए देखती है, उसका चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। वो बिना झिझक कह देती है। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? इस पर हमारा हीरो शांति से जवाब देता है कि वो यहाँ उसी के लिए आया है, क्योंकि उसे उसे कुछ देना था। इतना कहकर हमारा हीरो अचानक अपनी जेब से एक लिफाफा निकालता है और आरा की तरफ बढ़ा देता है। उस लिफाफे के अंदर डीमन सब्जुगेशन के लिए मिला हुआ इनाम होता है, जो पूरे 5 मिलियन वॉन का होता है। हमारा हीरो सधे हुए लहजे में कहता है, ये तुम्हारा हिस्सा है। ये सुनते ही आरा चौंक जाती है। वो हैरानी और उलझन भरी नजर से उसे देखती है और पूछ बैठती है। लेकिन आखिरकार तुम मुझे ये सब क्यों दे रहे हो? इसके बाद वो दोनों को ध्यान से देखती है और कहती है कि तुमने ही कहा था ना कि वही था जिसने हमें उस डेमन से बचाया था। इस पर हमारा हीरो शांति से जवाब देता है, हाँ, तुम सही हो, लेकिन मुझे इसका कोई श्रेय नहीं मिला है। और सच कहूं तो मैंने वहां ज्यादा कुछ किया भी नहीं। वो आगे बताता है कि जब वो वहां पहुंचा था, तब तक वे दोनों उस डेमन को काफी हद तक घायल कर चुके थे। उन्होंने पहले ही उससे काफी अच्छी तरह लड़ाई कर ली थी। हमारा हीरो कहता है कि उसने बस आखिर में जाकर उस पर एक फाइनल ब्लो दिया था और वहीं पर वो डेमन मर गया। ये सब सुनते हुए वो दोनों बड़ी गौर से उसकी बातों को सुन रही होती हैं। लेकिन तभी आरा अचानक चिल्ला उठती है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो गुस्से और झुंझलाहट में कहती है कि वो ऐसा पैसा स्वीकार नहीं कर सकती जो उसने खुद अपनी मेहनत से नहीं कमाया है, खासकर तब जब किसी ने उसकी जान बचाने के लिए उसकी मदद की हो। उसके लिए ये सब काफी ज्यादा शर्मनाक और अजीब है। फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें जोर ही देना है तो तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लो और मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। हमारा हीरो और हायंग बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि उसने तो योजना बनाई थी कि पहले आरा के करीब जाएगा और उसके बाद हायंग से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां तो सब कुछ उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी हो गया। उसी पल उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि आरा का इंटरेस्ट लेवल बढ़ चुका है और इसके बदले उसे 2000 पॉइंट्स का इनाम मिल चुका है। इसे देखकर वो खुद भी काफी हैरान हो जाता है। उधर हायंग हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसे लगता है आरा जाहिर तौर पर एक्टिंग कर रही थी। असल में ये सब उसे काफी ज्यादा शर्मिंदा कर रहा होगा। आखिरकार वो अपने ऊपर कितना ज्यादा गर्व करती है, ये तुम भी जानते हो। तभी अचानक हमारे हीरो के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है। उसमें बताया जाता है कि जिस पॉकेट डायमेंशन को वो खरीदने की कोशिश कर रहा था, उस पर अब डिस्काउंट मिल रहा है और ये ऑफर बंद होने में सिर्फ 1 दिन का समय बचा है। ये देखते ही हमारा हीरो काफी खुश हो जाता है और कहता है, हाँ, मुझे यही अंदाजा था। अचानक सीन शिफ्ट होता है। हमें आहरा को एक कॉरिडोर में गुस्से में तेज तेज चलते हुए दिखाया जाता है। वो मन ही मन कहती है कि वो झूठ बोल रहा था। उसकी बातों पर कोई भी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। उसे साफ याद है कि जब वो उस डेमन से लड़ते हुए बेहोश हो गई थी, तब तक वो पूरी तरह थका हुआ भी नहीं दिखा था। उसने अपनी सारी ताकत उस पर इस्तेमाल तक नहीं की थी। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि सनवू ने उस डेमन को अपने हाथों से ही मार दिया? क्या सच में ऐसा संभव है कि एक सपोर्ट टाइप मैच जो सिर्फ मैनिफेस्टेशन में थोड़ा अच्छा हो, इतनी बड़ी लड़ाई कर सके? खास तौर पर तब जब हाल के समय में वो देख रही है कि लगभग सनवू हर फील्ड में अचानक अपने टैलेंट्स दिखा रहे हैं, मानो वे कोई प्रोडिजी हों। उसे याद आता है कि हायंग ने उससे कहा था कि सनवू काफी समय से उसकी मदद कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर का बेहतर इस्तेमाल कर पा रही है। लेकिन अगर उसके पास इतनी ज्यादा क्षमताएं हैं, तो फिर वो खुद को इतना छोटा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है? आहरा को लगता है कि इस उम्र में अपनी ताकत छुपाकर रखने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, और वैसे भी किसी को उसके परिवार के बारे में कुछ पता नहीं है। यहां तक कि हायंग ने भी बताया था कि सनवू ने खुद उसके बारे में किसी को कुछ बताने से मना किया है। क्या यह संभव है कि उसने भी अपने परिवार को किसी डेमन अटैक में खो दिया हो? इसी सोच के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमारा हीरो हायंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ये सारी बातें किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? हायंग बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान जाती है और कहती है, तुम बेफिक्र रहो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। उसी पल उसे वो मैसेज याद आ जाता है जब हमारे हीरो ने उससे कहा था कि जिस दिन तुम डेमन से लड़ रही थी, उसी वक्त तुम्हारी जो पावर अवेकन हुई थी, उसे फिलहाल सबसे छुपा कर रखना होगा। अब हायंग को पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसकी पावर सच में डेमन्स को मार सकती है। ये समझते ही हायंग एक्साइटेड होकर कहती है, जैसा तुमने कहा, इस पावर के साथ मैं लोगों का काफी ध्यान खींच सकती हूँ, इसलिए अब मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। चलो और ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। वो और भी जोश में आकर आगे कहती है, अब मैं खुद अपनी पावर को और मजबूत बनाने की कोशिश करूंगी। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित करता है।
हाँ, यही जज्बा चाहिए। मन ही मन हमारा हीरो सोचता है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से हायंग को ये डेमन स्लेइंग पावर 1 महीने पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी अनुभवहीन है। मुझे इसे और कड़ी ट्रेनिंग देनी होगी ताकि जब सही समय आए वो पूरी तरह तैयार हो। ये ट्रेनिंग भविष्य की लड़ाइयों में, खासकर डेमन किंग के खिलाफ, उसके लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है और शायद इसी तरह मैं सियो जुन और उसकी आने वाली टीम की ताकत भी बढ़ा सकूं। सीन कुछ दिन आगे बढ़ता है। अब हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो हायंग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक पूरा ट्रेनिंग प्लान तैयार करूंगा, हम उसी पर काम करेंगे। अगर अभी तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो बेझिझक पूछ सकती हो। हायंग चुपचाप उसकी बात सुन रही होती है। लगता है वो कुछ पूछना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अचानक वो हमारे हीरो के पास आती है और कहती है, हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने सुना है कि जिस समय बैरियर पूरी तरह टूट चुका था, उसी वक्त आप ट्रेनिंग ग्राउंड से दौड़ते हुए आ गए थे। वो थोड़ा रुकती है, फिर पूछती है, क्या क्या वो सब आपने मेरे लिए किया था? अचानक माहौल थोड़ा सा वार्म हो जाता है। हायंग हल्की सी झिझक और शर्म के साथ हमारे हीरो की तरफ देखती है और धीरे से पूछती है, मिड टर्म में मेरी मदद करना, उस अटैक के समय मुझे बचाना, क्या तुम मुझे हमेशा इसी नजर से देखते आए हो? वो एक पल रुकती है, फिर नाम लेकर पूछती है, सनवू, क्या ये बात सच है? लेकिन इसके जवाब में हमारा हीरो पूरी तरह कंफ्यूज नजर आता है। वो कुछ कहना चाहता है मगर शब्द नहीं मिलते। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ झलक रही होती है। और इसी अधूरे सवाल के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद अगला एपिसोड शुरू होता है एंड वहां पे हमें हमारा हीरो दिखाई देता है जो कहता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही हायंग हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी यहां क्या हुआ। हमारा हीरो बात को साफ करते हुए कहता है, मैंने मिड टर्म एग्जाम में तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि तुम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह साबित करना चाहती थी। और जब डेमन वाला इंसिडेंट हुआ तो मैं वहां इसलिए दौड़ कर आया था क्योंकि मैंने दूर से एक जोरदार ब्लास्ट देखा था। मुझे लगा था कि वहां कोई मुसीबत में है। हायंग उसकी बात समझ जाती है और कहती है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। अचानक हमारा हीरो पूछता है, क्या तुम यहां कुछ और सोच रही थी? सामने खड़ी हायंग थोड़ी शर्माते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। देखो, तुम इसे ज्यादा सीरियस मत लेना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हमारा हीरो मन में सोचता है, ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हायंग एक काफी चीयरफुल कैरेक्टर है आफ्टर ऑल। असल बात यह है कि तुम्हें वहीं होना चाहिए जहां तुम्हें एक्चुअल स्टोरी में होना था। मैं इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तुम्हें सियोजुन की फ्यूचर कंपेनियन बनना ही होगा और मैं इन सब चीजों के बीच दखल नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कहानी को आगे बढ़ाना है। उसी वक्त सामने खड़ी हायंग कहती है, आप सही कह रहे हैं, मैं गलत नहीं थी। इतना कहते ही वो अचानक हमारे हीरो को एक लिफाफा देती है। हीरो चौंक जाता है। हायंग कहती है, इसके अंदर 7.5 मिलियन वॉन है। चलो ठीक है, कम से कम तुम इसे रख तो सकते हो। ये तुम्हारी टीचिंग लेसन की फीस है। हमें काफी लंबे समय तक साथ काम करना पड़ेगा, राइट टीचर? हमारा हीरो उसे देखकर थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हमें दोनों साथ चलते हुए दिखते हैं। हमारा हीरो कहता है, मैं तुम्हें डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से ट्रेन करूंगा। हायंग जवाब देती है, आपको जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। हीरो मन में सोचता है, आजकल के बच्चों को पैसों की असली वैल्यू पता ही नहीं होती। वो कहता है, ऑल राइट, तो हम कल से शुरू करेंगे। अचानक वो रुक जाता है। लेकिन ये क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हैरानी से अपने फोन को देखता है। स्क्रीन पर दिखता है कि उसके अकाउंट में लगभग 1,50,00,000 वॉन ऐड हो चुके हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हमें सियोजुन दिखाया जाता है जो कहता है, उसने मुझे मेरा पैसा बहुत जल्दी लौटा दिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सीन यहीं पर खत्म होता है। अगले दिन का सीन। अगले दिन हमारा हीरो अपने स्कूल पहुंचता है। वो टीचर ली को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसने अपनी सारी बेसिक रिक्वायर्ड कंडीशंस पूरी कर ली थीं। वो सोचता है, अगर टीचर ली ये सुनेंगी कि मैं 72 रैंक पर आया हूं तो वो बहुत खुश होंगी। इसके बाद वो अपने क्लासरूम में आता है। अभी क्लास शुरू नहीं हुई होती। सब लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। हीरो मन में सोचता है, इस जगह को तो मैं अपनी पिछली जिंदगी में भी हासिल नहीं कर पाया था, रिग्रेशन से पहले भी नहीं। तो ये है स्पेशल क्लास, वो भी टैलेंट के लिए। हमें वहां बैठे कई स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। 3rd ईयर का फर्स्ट रैंक होल्डर और फर्स्ट ईयर के टॉप रैंकर्स। अचानक सियोजुन हमारे हीरो को देखकर आवाज लगाता है, हे सियोवू, इधर आओ। उसी वक्त युआरा का भी ध्यान हीरो की तरफ जाता है। वो उन्हें देखकर खुश हो जाती है। हीरो मन में कहता है, अगर मैं यहां हूं तो कई बड़े इंसिडेंट्स को सही वक्त पर इंटरवीन कर सकता हूं। अचानक कोई उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। एक आवाज आती है, देखो, एक छोटा सा चूहा छुपते छुपाते यहां तक पहुंच गया। हीरो मुड़कर देखता है और चौंक जाता है।
वो इंसान और कोई नहीं बल्कि पार्क इन हुआन होता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपने लास्ट अटैक में एक डेमन को क्या मार दिया? तुम हमारे साथ सेम टेबल पर बैठने के लायक बन गए। वहीं पर हीरो साफ शब्दों में जवाब देता है, मैं पहले ही टीचर के साथ मीटिंग में बात कर चुका हूं। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा तुम बता रहे हो। ये सुनकर पार्क इनहुआन उसे नीचा दिखाते हुए कहता है, तुम्हें इसी वक्त यहां से निकल जाना चाहिए, और अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें खुद यहां से बाहर फेंक दूंगा। अचानक सियोजुन बीच में एंट्री लेता है और चिल्लाकर कहता है, पार्क इनहुआन, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? उसी वक्त सियोजुन का दोस्त भी बोल पड़ता है, बहुत हो गया। लेकिन पार्क इनहुआन किसी की बात नहीं मानता। वो सियोजुन को कहने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि इस बास्टर्ड की वजह से कितने ज्यादा स्पेशल क्लास के रैंकर्स अपने एवरेज ड्रॉप रेट से नीचे गिर चुके हैं। वहीं पर सियोजुन बोलता है, तुम्हें इस बारे में पता ही क्या है? किम सियोनवू ने अपने मिड टर्म एग्जाम में 22.43 सेकंड्स लगाए थे, लेकिन तुमने कितने लगाए थे? वहीं पर अचानक से यूआरा भी बोल देती है, अगर तुम सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें भी सैनवू का स्कोर तुमसे ज्यादा था पार्क इनहुआन। जिससे कि उसका ध्यान यूआरा की तरफ पड़ता है। यूआरा वहीं नहीं रुकती, वो उससे कहने लगती है, चुप तो तुम्हें यहां पर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे स्कोर तो उससे भी कम है। वहीं पर पार्क इनहुआन इस बात को सुनकर काफी गुस्से में उसे देख रहा होता है। एंड वो कहता है, यूआरा, मुझे नहीं पता था कि तुम इसके अंदर इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड होगी, जो कि यहाँ पर डेड लास्ट है। लेकिन मैं किसी भी हालत में इसको तो यहाँ पर छोड़ने नहीं वाला। ऐसा ही कहते ही वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मैं इसे यहाँ पर एक लेसन तो सिखा ही दूंगा। वहीं पर हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या करने जा रहे हो? वहीं पर पार्क इनहुआन अपने मन में सोचने लगता है, ये बास्टर्ड, इसकी ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकती है? लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं मानता और गुस्से में हमारे हीरो को गालियां देने लगता है। अचानक से उसके सिर के ऊपर किसी का जोरदार हमला होता है। वो पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। आखिर ये कौन है जिसने मुझे इतनी जोर से मारा? अगले ही पल वो रहस्यमयी शख्स पार्क इनहुआन को सीढ़ियों से लात मारकर दूर फेंक देता है। हमारा हीरो ये सब देखकर पूरी तरह शॉक में आ जाता है। ऐसा ऐसा कौन कर सकता है? वहां मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं और सामने की ओर देखने लगते हैं। वो व्यक्ति जिसने इनहुआन को मारा था, हमारे हीरो की ओर देखते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो स्टूडेंट किम सियोन वू? हमारा हीरो अभी भी सदमे में उसे देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। लेकिन सामने वाला शख्स गंभीर आवाज में बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब पहले से प्लान किया गया था? हमारा हीरो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। अब हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति स्पेशल टास्क फोर्स का मेंबर है। वो हमारे हीरो से कहता है, मैंने मिड टर्म एग्जाम के दौरान तुम्हें ध्यान से देखा और सच कहूं, मुझे काफी मजा आया। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ खास टैलेंट है। इसके बाद बताया जाता है कि इस समय स्पेशल टास्क फोर्स स्कूल में विजिट पर आई है ताकि स्पेशल क्लास एक्टिविटीज करवाई जा सकें। क्योंकि हाल ही में यहाँ डेमन अटैक हुआ था, अब पूरा स्कूल हाई सिक्योरिटी में है। वो ऑफिसर पार्क इनहुआन को उठने के लिए कहता है और मन ही मन सोचता है, क्या मैंने शुरुआत में कुछ ज्यादा ही कर दिया? अब सीन शिफ्ट होता है। उस ऑफिसर को आदेश दिया जाता है, तुम्हें फिलहाल मेज मिलिट्री एकेडमी के अंदर ही रहना होगा। ये सुनकर वो ऑफिसर खुद भी हैरान हो जाता है। क्या मैं? तभी उसका सीनियर समझाता है, हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है कि डेमन्स चुपचाप एक साथ मेज मिलिट्री एकेडमी पर हमला करें। इस वक्त यहाँ कई चीजें बेहद संदिग्ध लग रही हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है। वो ऑफिसर चुपके से हमारे हीरो से कहता है, इस समय स्पेशल टास्क फोर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डेमन्स स्कूल के अंदर कैसे घुसे, और साथ ही हम किसी अंदरूनी जासूस को पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो ऑफिसर सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जिंग ह्यून सू है। मैं स्पेशल टास्क फोर्स से आया हूँ। मुझे यहाँ आप सभी को स्पेशल क्लास और लेसन देने के लिए भेजा गया है। सीन शिफ्ट होता है। वो ऑफिसर क्लास ले रहा होता है, तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, ऑफिसर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्पेशल टास्क फोर्स हमारी क्लास में क्यों आई है, क्योंकि स्पेशल टास्क फोर्स का काम तो डेमन्स को मारना और टेररिज्म को रोकना होता है ना? ऑफिसर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, एग्जैक्टली, हम अपने असली काम को भूले नहीं हैं, लेकिन आपको यहाँ इसलिए ट्रेन किया जा रहा है क्योंकि आप लोग अब तक कभी रियल बैटल में नहीं गए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स आपको कई टास्क देगी जिन्हें आपको पूरा करना होगा। हम आपको अलग अलग मॉन्स्टर अपीयरेंस जोन में भेजेंगे जहां आपको खतरनाक मॉन्स्टर्स को ढूंढना और खत्म करना होगा। अगर वहां आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत रिपोर्ट करना होगा।
ऑफिसर मन ही मन सोचता है, सच कहूं तो ये एरिया वाकई बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड है जो खास तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स के लिए बनाया गया था। हालांकि वहां एक डंजन भी मौजूद है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ पहले से क्लियर किया जा चुका है। एडमिन एरिया में होने वाली सभी संदिग्ध गतिविधियां मैजिक सर्कल की निगरानी में है, इसलिए बच्चों को यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। अचानक से पूरी क्लास में हल्ला गुल्ला मच जाता है। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ये स्पेशल क्लास क्या है? मुझे तो लग रहा है कि अब हमें यहाँ बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिलने वाली। सब लोग इसी तरह चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन उन सभी के बीच एक शख्स चुपचाप खड़ा होता है, और वो हमारा हीरो होता है। वो मन ही मन सोचने लगता है। मुझे लगता है ऑफिसर भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्कूल के अंदर ऐसा कौन था जो राक्षसों को अंदर से मदद कर रहा था, और शायद उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को छुपाने में काफी माहिर हो सकता है। वैसे भी वो कोई भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट, कोई प्रोफेसर, या फिर कोई असिस्टेंट, कोई भी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमारा हीरो बताने लगता है कि डंजन के अंदर एक बेहद ताकतवर तलवार को छुपा कर रखा गया है, जो आगे चलकर सियोजुन का पहला एस रैंक आइटम बनने वाली है। और जब तक ये स्पेशल क्लास चलती रहेगी, ली सियोजुन इसमें काफी बिजी रहने वाला है। इसलिए फिलहाल मेरा काम यही है कि मैं पूरी तरह से चियोर सियोयुन को सपोर्ट करने की कोशिश करूं। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है। हमें ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो सभी लोगों से कहता है, ऑलराइट देन, अब आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें यहाँ दो दो टीम बनानी होंगी, ताकि हम ऑपरेशन एरिया के अंदर मूव आउट कर सकें। हमारा हीरो ये सब सुनते हुए सोचता है, अगर हम ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो करें तो ये सब चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन यहाँ टीम सिलेक्शन वाकई काफी अहम होने वाला है, क्योंकि इसमें मुझे भी शामिल किया जाएगा। ऐसा सोचते सोचते सीन अचानक शिफ्ट हो जाता है। हमारा हीरो, जो सुबह तक काफी खुश था, अब रात के समय कहीं अकेला खड़ा होता है। फिर वो धीरे से कहता है, तो ये शुरू हो चुका है। अचानक सामने से आवाज आती है, टीम 41, फर्स्ट ईयर च्योल सियोयुन और सेकेंड ईयर 72 रैंक किम स्योन वू। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि च्योल हमारे हीरो से बात करने की कोशिश करती है और कहती है, सीनियर, मुझे लगता है कि जब हम यहाँ एक साथ हैं तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ये सुनकर हमारे हीरो का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है। अगले सीन में हमें च्योल को दिखाया जाता है, जो खुलेआम पीछे खड़े लड़कों को इग्नोर कर रही होती है। जो भी लोग हमारे हीरो को उसके साथ खड़ा देखते हैं, वे सभी उसके नेचुरल एनिमी बन जाते हैं। उनमें से एक गुस्से में कहता है, वो हरामी किम सियोन वू, च्योल को हमारे साथ होना चाहिए था, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। वहीं जब उसका ध्यान सियोजुन की ओर जाता है, तो वो सोचती है, इन दोनों सीनियर्स में काफी फर्क है। मुझे लगता है सीनियर सियोजुन मेरे जैसे किसी के साथ कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन जब वो दूसरी तरफ हमारे हीरो को देखती है, तो बड़बड़ाती है, लेकिन आखिर मुझे इसके साथ ही क्यों भेजा गया है? इसके साथ जाने से तो अकेले जाना ज्यादा अच्छा होता। इसके बाद सभी लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। हमारा हीरो कहता है, चलो ठीक है, अब हमें यहां से निकलना शुरू करना चाहिए। वहीं पर चेओल सोयुन हमारे हीरो के पीछे पीछे चलने लगती है। अब हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो बार बार रोए जा रहा था। असल में उसे चेओल के साथ जाना था, लेकिन फिलहाल उसे यहाँ कोई और साथी मिल गया था। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर सेओ जुन सख्त आवाज में कहता है, ये सही टाइम नहीं है इस तरह रिएक्ट करने का, आगे बढ़ो, हमें अभी बहुत कुछ करना है। वही वो पास वाला बंदा मन ही मन सोच रहा होता है, तुम क्या जानो मेरा दर्द, मुझे पता है वो तुम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए तो मुझे सबसे ज्यादा डर तो तुम्हारा ही है। इतना सोचते ही वो चियोल सोयून को याद करने लगता है और गधे की तरह भैं भैं करके रोने लगता है। वो रोते हुए कहता है, वो इकलौती लड़की है जो टॉप 5 ग्रेट मैच फैमिली में से आती है, उसके पास स्किल्स भी हैं और लुक्स भी। ये सुनते ही सियोजुन एक्साइट होकर बोलता है, इसका मतलब हमारे बीच कोई ऐसा भी है जो ग्रेट मैच फैमिली से आता है, और तुम उसे जानते हो? इतने में यू आहरा गुस्से में बोल पड़ती है, गलती से भी मेरा नाम मत लेना, मार डालूंगी मैं तुमको। डर के मारे वो बंदा तुरंत मना कर देता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। फिर रोते हुए कहता है, मेरी सेयोन यू आहरा से बिल्कुल अलग है। अचानक उसके पीछे उसका पार्टनर आ जाता है, जो सेकेंड ईयर का शिन गुंजिन होता है। वो उससे कहता है, अगर तुम इतनी बड़ी फैमिली से हो तो मैं तुम्हें सर्व करूंगा बॉस। दरअसल इसने पूरी बात सुनी ही नहीं होती, फुल ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती है इसे तो। वहीं पर सीन आगे बढ़ता है और वही बंदा फिर बोलता है, वाकई
मैं सेनमू से बहुत ज्यादा जलता हूँ। आखिरकार ये बंदा कितना लकी है। जिसके बाद हमें फिर से हमारा हीरो और उस लड़की यानी चेओल सोयुन को दिखाया जाता है। चेओल अभी भी फुल ऑन ड्रामा मोड में होती है और कहती है, वेल वॉटेवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये बंदा कौन है। वैसे भी हम दोनों यहाँ एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है और ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर उसे याद आता है कि कुछ समय पहले यही बंदा सीनियर सीओ जुन के साथ दिखना शुरू हुआ था जब ये बिल्कुल डेड लास्ट था और अब ये स्पेशल क्लास में है। इतना ही नहीं, इसके दूसरों के साथ वाले एक्शंस भी काफी ज्यादा सस्पिशियस थे। मुझे अब भी इसी पर शक हो रहा है। ये सब सोचते हुए वो हमारे हीरो के पीछे पीछे चलती रहती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे हीरो को अपने सिस्टम के जरिए ये सारी बातों के बारे में पहले ही पता चल चुकी थी। अचानक हमारे हीरो की नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन, कैरेक्टर चेओल इज नाउ क्यूरियस अबाउट यू। दिस कैरेक्टर इज पेइंग स्पेशल अटेंशन टू यू। वो आपको घास डालने की कोशिश कर रही है, इसीलिए आपको रिश्वत के रूप में 500 पॉइंट्स रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं। हमारा हीरो उसे देखकर मन ही मन कहता है, ये इतनी देर से मेरे पीछे खड़ी खड़ी मेरे सिर को ही क्यों घूर रही है? आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? फिर सोचता है, कहीं कोई पत्थर वत्थर तो नहीं मार देगी। ये सोचते हुए पीछे मुड़ता है। फिर अचानक हमारा हीरो बोलता है, मुझे लगता है वहां कुछ है, हमें जाकर चेक करना चाहिए। चेओल उसकी बात मानते हुए कहती है, ओके, लेकिन मन ही मन सोचती है, मुझे नहीं पता तुम यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, ये काम नहीं आएगा। फिर वो अपने चाम को दिखाते हुए मुस्कुरा कर कहती है, चलो सीनियर, शुरू करते हैं, हम यहां अपना बेस्ट देंगे। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में अब भी यही चल रहा था, तुम जितना भी ट्राई कर लो, तुम मुझे अपने हिसाब से नहीं चला सकते, क्योंकि मैं चलूंगी ही नहीं। हाय, ये लड़की है या सच में कोई बवाल? इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो में आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लाइक बटन पर पत्थर हथौड़ा छेनी जो मिले सब चला देना, बस दब जाना चाहिए और बेल आइकन पर भी सेम फॉर्मूला अपनाना। इसी के साथ टाटा बाय बाय। वहीं पर हमें हमारा हीरो को दिखाया जाता है, जिसे अपने सिस्टम की वजह से यहाँ होने वाली चीजें पहले से ही देख ली थी। उसी समय वो पीछे मुड़कर चेओल को बोलने लगता है, लेकिन वहीं पर जब चेओल उसकी तरफ देखता हुआ देखता है तो वो बिल्कुल एक लॉयल पेट की तरह हर समय उसकी मदद करने के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन तभी हमारा हीरो जब उसे सामने से देखता है, उसे देखते ही वो मन ही मन सोचता है, इसके चेहरे से लग रहा है कि इसके इरादे ठीक नहीं हैं। उसी पल उसे याद आता है कि यही वो समय था जब चेओ सियोयुन मेन कैरेक्टर को अपने करीब लाने की कोशिश कर रही थी। उसे लगता था कि अगर वो उसके पास पहुंच जाएगी तो उसकी साइड में आने के बाद वो अपनी वैल्यू और स्टेटस दोनों को बढ़ा सकेगी। सीन वापस रियलिटी में आता है। हीरो उससे सामान्य लहजे में बात करते हुए कहता है, क्या लगता है हमें वहां चलना चाहिए? लेकिन उस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो मन ही मन सोचती है, अगर मैं इसका इस्तेमाल चारे की तरह करूं तो मैं इसे एक सीढ़ी की तरह यूज करके ली सियो जुन को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो सोच रहा होता है, मेन स्टोरी के हिसाब से मुझे इससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। इसके बाद वो लड़की अचानक बहुत ज्यादा मीठा व्यवहार करने लगती है। वो तारीफों की झड़ी लगा देती है और कहती है, सीनियर, मैंने आपको टेस्ट के टाइम देखा था, आप उस वक्त भी काफी अमेजिंग लग रहे थे। फिर वो पुरानी बात याद दिलाती है, यहाँ तक कि तब भी जब फर्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत में आपको सबके सामने ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा था। वो आगे कहती है, और अब देखिए आप स्पेशल क्लास में आ गए हैं, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। जब वो बातों से उसे पटाने की कोशिश कर रही होती है तो हीरो भी सामने से एक्टिंग करता है और कहता है, हाँ उस वक्त मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि वो लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। अचानक वो लड़की कहती है, लेकिन सीनियर, अगर आप स्पेशल क्लास में खुद को ज्यादा आगे दिखाने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए अच्छा होगा। इतना कहते ही वो आगे बढ़ जाती है और यहीं पर वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलती है। जाते जाते वो हीरो से कहती है, अगर आप यहाँ बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब करेंगे तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा दुश्मन भी मिलेंगे। अब हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है। लोगों का कहना था कि चेओ सियोयुन के पास जन्म से ही सब कुछ था, चाहे फैमिली हो, टैलेंट हो या फिर लुक्स, उसके पास हमेशा से सब मौजूद था। लेकिन वो बाकियों से अलग थी क्योंकि उसका एक हिडन साइड भी था। वो सिर्फ मिली हुई चीजों पर निर्भर नहीं रहती थी, वो अपनी मेहनत और सोच समझकर किए गए प्रयासों से अपने स्टैंडर्ड और डिमांड्स को पूरा करती थी, ताकि वो अपनी फैमिली के ऊपर अपना दबदबा बना सके। इसी वजह से उसके पिता और परिवार ने उसे हर तरह से परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश की थी। वो हर तरफ से परफेक्ट बन चुकी थी और फिर भी ज्यादातर लोग उसे काफी अच्छा ही समझते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अपनी वैल्यू बढ़ाने और खुद को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और यही तो चेओल सियोयुन की सर्वाइवल टेक्निक थी, ताकि वो हाइपोक्रेसी का यूज करते हुए अपने आप को और भी ज्यादा ऊपर लेकर जा सके।
और अपनी इस मास्टर सर्वाइवल टेक्निक का यूज करते हुए अपने क्लास को और भी ज्यादा ऊपर लेकर जा सके। जिसके बाद सीन रियलिटी में आता है। हमारा हीरो कहने लगता है, एनिमीज, मैं श्योर नहीं हूं कि तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो। वहीं चेओल कहती है, क्या क्या चल रहा है आप ही देख सकते हैं। भले ही आपको यहाँ पर अभी कुछ लोग दिख नहीं रहे हैं सीनियर, लेकिन अभी जो सामने आए सीनियर पार्क इनवान हैं, उनके जैसे और कई भी लोग हो सकते हैं जो कि आपको देखना पसंद न करें, जो कि नहीं चाहेंगे कि आप इस क्लास में रहें। वहीं पर हमारा हीरो काफी गौर से इन सब बातों को सुन रहा था, लेकिन वो अचानक कह देता है, मुझे बिल्कुल भी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक गोल है और मैं एब्सोल्युटली स्पेशल क्लास को अचीव कर लूंगा। जब चेओल सियोयून इस बात को सुनती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि हमारे हीरो ने यहाँ पर अभी एक गोल का जिक्र किया था और उसे अपनी फैमिली द्वारा कही गई वही बात याद आने लगती है, जब उसकी फादर ने उसे ये कहा था कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी पूरी लाइफ का इंटीरियर प्लान पहले से ही डिसाइड कर रखा है, तो तुम्हें बस उसे फॉलो करना है। वहीं पर च्योल सियोन अनचाहे मन से अपने फादर की बात को मान जाती है और वहां पर हाँ कर देती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो सोचने लगती है, एक गोल, मुझे तो कभी इसका चांस नहीं मिला कि मैं अपने लिए कोई गोल रख सकूं। फिर वो हमारे हीरो से कहने लगती है, सीनियर, मैं समझती हूं कि ऐसा क्यों है। क्या ये टीचर्स का फेवर है आपके लिए सीनियर? लेकिन एग्जैक्टली आखिरकार आप स्पेशल क्लास को अचीव करने का प्लान क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन हमारा हीरो उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता और बहाने बनाने लगता है। उसी टाइम पर हमारे हीरो को किसी का किलिंग इंटेंट फील होता है और वो च्योल सियोन को पीछे करते हुए उससे बचने के लिए कहता है, जिससे कि वो भी हैरान रह जाती है। वो अटैक डायरेक्टली उनके ऊपर किया गया था, जो कि पीछे जाकर जमीन पर लगता है। च्योल सियोन भी उस चीज को देखकर हैरान होती है। अचानक से वो बंदा हमारे हीरो के सामने आता है जिसने ये अटैक किया था। हमारा हीरो उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास अपनी सेंसेस नहीं है? आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वहीं पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि पार्क इन हुआन होता है। वो हमारे हीरो को हूल देते हुए कहने लगता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है लूजर। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो स्कूल में मेरे सामने अपना हेड डाउन करके रखना। वहीं पर दूसरी तरफ हमारा हीरो भी अपनी पावर को बाहर निकालने लगता है और कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो। ये बात सुनकर पार्क इन हुआन का पारा चढ़ जाता है और वो कहता है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मरो। ऐसे ही कहते हुए वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि हमारा हीरो और वो लड़की बाल बाल बचते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ यू आ रहा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर्स का यूज करते हुए मॉन्स्टर्स को किल कर रही थी एंड उसे यहाँ पर कंटिन्यूअसली वॉच किया जा रहा था, वो भी उन मैजिकल सर्कल्स की वजह से। हमें कई सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। वहीं हमें उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर कहने लगता है, अगर टीम लीडर का ऑर्डर नहीं होता तो इन लोगों को कभी नहीं देखता, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर उस डीमन स्पाई को पकड़ना है तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। वहीं पे हमें बताया जाता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि एंटी टेररिज्म स्पेशल टास्क फोर्स का एक ऑफिसर होता है। अचानक शिफ्ट होता है, हमें एक और ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर उसके पास में मौजूद होता है। वो कहने लगता है, क्या तुम्हें कुछ दिखा? लेकिन वो बंदा बोलने लगता है, नहीं, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस बच्चे कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे हैं। लेकिन पास में खड़ा वो ऑफिसर बोलता है, अगर इनमें से कोई डीमन स्पाई हुआ तो वो जरूर डेंजर में आने के टाइम पर अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर थोड़ा सा भी कोई सस्पिशियस लगे या सस्पिशियसली रिएक्ट करे या ट्रेनिंग ग्राउंड को छोड़ने की कोशिश करे तो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। अचानक से उस दूसरे ऑफिसर को कुछ दिखता है। वो कहता है, वेट, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो थोड़ा गौर से देखता है। उस ऑफिसर को वहां पर पार्क इन हुआन और हमारे हीरो की फाइट दिख रही होती है, जहां पर वो धड़ाधड़ हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर रहा था एंड दूसरी तरफ च्योल सियोन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो ऑफिसर देखकर कहने लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। शायद यहाँ पर दो लोग फाइट कर रहे हैं और दो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से हमारे हीरो के ऊपर एक अटैक होता है जिससे कि वो बच जाता है। वो ऑफिसर अभी भी हमारे हीरो को वॉच कर रहा था। वो देखकर कहने लगता है, इसकी आउटपुट स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? ये तो एक ट्रैश था, लेकिन इसके करेक्ट स्टैंड को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आगे चलकर स्कूल में 5th रैंक को अचीव करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अचानक से वो कहने लगता है, अभी हम इन सब चीजों में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, हमें हमारे प्लान को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अचानक से वहां पर चियोल सेओन अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए कहने लगती है, सीनियर, अगर आपको फाइट ही करनी है तो आप ट्रेनिंग में क्यों नहीं करते? वहीं पर हमारा हीरो उसे पीछे रहने के लिए कहता है और कहता है, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो तुम पीछे रहो। इस बात को सुनकर वो लड़की अचानक से भड़क पड़ती है और वो कहने लगती है, तुम्हें नहीं लगता है कि स्कूल के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा? सीनियर पार्क इन हुआन, मैं आपसे भी कह रही हूं, शांत हो जाइए। पर दूसरी तरफ वो हमारे हीरो को चिल्लाते हुए कहने लगती है, पहले सीनियर सीओ जुन और अब सीनियर सियोन वू, क्या तुम दोनों यहां पर अपना इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाना बंद करोगे?
हमारा हीरो जो ही उसकी बात को सुनता है, अचानक से वो हैरान और कंफ्यूज दोनों एक साथ हो जाता है। लेकिन पार्क इन हुआन का रिएक्शन बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। वो काफी गुस्से में आ जाता है और उस लड़की को गाली देते हुए कहने लगता है, आखिरकार हर कोई इस बंदे की साइड क्यों लेना चाहता है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज अटैक करता है। हर तरफ उसकी पावर से धमाके होने लगते हैं, जिससे कि वो दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। अचानक से उसकी पावर के एक ब्लास्ट से उस ऑफिसर की मैजिकल आई डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं पर वो ऑफिसर बोलने लगता है, ओ नो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बात को सुनकर पास वाला ऑफिसर बोलने लगता है, क्या हुआ? वहीं पर वो ऑफिसर जो कि यहाँ पर ये सब देख रहा था, वो कहने लगता है, मेरा मैजिक सर्कल पूरी तरीके से टूट चुका है, अब मैं कुछ देख नहीं पा रहा। अचानक से वो दूसरा ऑफिसर वहां से उठकर जाने लगता है और कहता है, हमने प्रॉमिस किया था इस स्कूल को कि हम सभी स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से सेफली वापस लौटाएंगे, इसलिए अब मुझे जाना होगा। लेकिन वहीं पर दूसरा ऑफिसर उसको रोकते हुए कहने लगता है कि अभी हम यहां से जा नहीं सकते। लेकिन वो ऑफिसर बिल्कुल भी नहीं सुनता और काफी स्पीड से वहां से निकल जाता है और जाते जाते कहने लगता है, तुम यहां पर मॉनिटरिंग चालू रखो, मैं उन लोगों को यहां पर रोक कर आता हूं और तुम्हें अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुम मुझे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना। लेकिन वो ऑफिसर उसको रोकते हुए कहना लगता है, सीनियर, अगर आप यहां पर गए तो हम अपने प्लान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देंगे, हमें उन बच्चों के फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ऑफिसर काफी स्पीड से वहां से आगे बढ़ जाता है और सोचने लगता है, कुछ स्टूडेंट की वजह से यहां पर काफी कुछ डबल हो चुका है। और इसके अलावा वहां 5 मेजर फैमिली की एक चाइल्ड भी मौजूद है, जो कि चियोल सेओन है। मुझे किसी भी हाल में उन लोगों को बचाना होगा, इससे पहले कि वहां पर कुछ गलत हो जाए। सीन को अचानक से शिफ्ट करते हमें चियोल सेओन को दिखाया जाता है, जो कि यहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ पार्क इन हुआन वहां पर धड़ाधड़ अटैक किए जा रहा था। और अब वो कहने लगता है, तुम यहां पर कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आज तुम यहां पर मुझसे नहीं बचने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मुझसे बच पाओगे, किम सुनवू? जिसके बाद वो अचानक से एक और अटैक करता है। इस बार उसका अटैक चियोल सेओन की शील्ड के ऊपर जाकर लगता है, जिससे कि वो थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है। वहीं पर चियोल बोलने लगती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं इसको ज्यादा समय तक ब्लॉक नहीं कर पाऊंगी। अचानक से हमारे हीरो की आवाज आती है और वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ये डेंजरस है, इसलिए पीछे हट जाओ, और अब सामने आता है। जहां पर हमारे हीरो ने अपने प्रोटेक्टिंग मैजिकल बैरियर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसको देखकर चियोल सेउन भी हैरान रह जाती है और वो कहने लगती है, सीनियर, आप ये कैसे कर पा रहे हैं? वहीं पर हमारा हीरो पूरे गुस्से में बोलने लगता है, अब तो मैं इस बंदे से खुद ही डील करूंगा। मैंने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर इस बंदे की बुलिंग को काफी ज्यादा नजरअंदाज किया, क्योंकि मैं उलझना नहीं चाहता था। क्योंकि मैं हमेशा से एक एक्स्ट्रा था। मैंने हमेशा इन सब चीजों को अवॉइड किया ताकि प्लॉट हमेशा वैसा का वैसा चलता रहे। लेकिन इस बास्टर्ड की वजह से सब कुछ वक्त से पहले होना चालू हो चुका है। इस माइनर विलेन को थोड़े टाइम बाद यहां पर अपीयर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब ये यहां पर अपीयर हो चुका है, तो चलो अब इसको सबक सिखाया जाए। एंड वो यहां पर अपनी पावर को अनलिस्ट करना चालू कर चुका था और काफी स्पीड से वहां पर आगे बढ़ने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कोई उसको देख भी नहीं पा रहा था। हमारा हीरो काफी स्पीड से उसके आसपास जंप कर रहा था। जब पार्क इन हुआन हमारे हीरो को देख नहीं पाता, तो कहने लगता है, ये बास्टर्ड आखिर तुम्हारे पास में इतनी पावरफुल मैजिक कैसे हो सकती है? अगर तुम्हारे पास वाकई में हिम्मत है तो तुम मुझसे आकर यहां पर डायरेक्टली फाइट करो। अगले सीन में हमारा हीरो काफी स्पीड से उसके पास में आता है और उसके चेहरे के ऊपर डायरेक्टली पाम अटैक करता है। वो काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो, और उस बंदे के चेहरे को पकड़कर जमीन में धंसा देता है। एंड उसके ऊपर चढ़ के कहने लगता है, तो अब कहो कि यहां पर कौन पावरफुल है? पार्क इन हुआन, जो कि हमारे हीरो के पैरों के नीचे था, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, लेकिन अब डरने लगता है। हमारा हीरो अपने मल्टीपल माना ब्लास्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी तरफ एम कर देता है एंड कहने लगता है, मुझे एक रीजन बताओ कि मैं तुम्हें यहां पर माफ कर सकूं। अचानक से जो पार्क इन हुआन थोड़ी देर पहले हमारे हीरो के सामने शेर बन रहा था, वो यहां पर भीगी बिल्ली बनते हमारे हीरो के सामने झुका हुआ होता है और कहने लगता है, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दोबारा फाइट नहीं करूंगा, प्लीज मुझे यहां पर एक बार माफ कर दो। वहीं पर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो कि उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है। अचानक से पीछे से च्योल सेयून आती है और वो कहने लगती है, सीनियर, आपको यहां पर अपने माना को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहीं पर सेनोनवू कहता है, फाइन, तो चलो ठीक है, करते हैं। अभी के लिए मैं रियली में यहां पर अपने हाथों से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अचानक से उसके सर के बालों को पकड़कर उसे कहने लगता है, इसी वक्त यहां से मेरे नजरों से दूर हो जाओ। अगर मैंने तुम्हें दोबारा अपने पास देखा तो मैं पक्का तुम्हें यहां पर मार डालूंगा। वहीं पर पार्क इन हुआन उसकी बात को मान जाता है और कहता है, मैं अभी यहां पर डिसअपियर हो जाऊंगा। लेकिन अचानक से उस बंदे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो वहां पर हंसने लगता है और कहता है,
बाय द वे, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर जो भी हुआ, इन सब चीजों को सीक्रेट रखना पड़ेगा। हमारा हीरो इस बात को सुनकर और इरिटेट हो जाता है और उसको वहां से भगा देता है। लेकिन वो बंदा वहां पर धीरे-धीरे जाता है। हमारा हीरो कहने लगता है, अबे जाता है कि फिर से मारूं? जिसका जवाब देते हुए वो कहता है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं बस। फाइनली जब सब कुछ वहां पर खत्म हो जाता है, हमारा हीरो राहत की सांस लेता है और कहता है, रियली में ये काफी थका देने वाला था। फिर अचानक खुश होते हुए कहने लगता है, पार्क एन हुआन, अभी से तुम्हारे लिए मुश्किल समय आने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें पार्क इन हुआन को दिखाया जाता है, जो कि काफी स्पीड से ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। जिस चीज को वो ऑफिसर भी ऑब्जर्व कर लेता है, जो कि यहाँ पर निगरानी रख रहा था, और वो दूसरे ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देता है कि वो पार्क इन हुआन लड़ाई करने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। शायद वही वो स्पाई है। अगले सीट पर हमें उस दूसरे ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, कंफर्म, अब तुम नहीं बचने वाले, और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है। हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है, अब उसने यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स की फुल अटेंशन को ग्रैब कर दिया है। न जाने इन्हुआन अब तेरे साथ में क्या होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और लाइक कर देना प्लीज। अब यहीं से 24वें एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जो कि अभी का आखिरी एपिसोड है। हमें यहाँ पर इन्ह्यून को काफी तेजी से भागते हुए दिखाया जाता है, जैसे कि वो किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रहा हो। वहीं पर पीछे वो दूसरे वाले ऑफिसर होते हैं, जो कि उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे लगे होते हैं। पर इन्ह्यून को तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये ओल्ड मैन मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन वो ऑफिसर उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। सीन को शिफ्ट करते हैं, हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर अब शांति से बैठ चुका था और कहने लगता है, इतना काफी है किसी की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। लेकिन उसी समय चियोल सयोन हमारे हीरो के पीछे ही अपने हाथ में माना को बाहर निकाल रही होती हैं। अचानक से वो हमारे हीरो के करीब आती हैं, जिसको हमारा हीरो भांप लेता है एंड अचानक से पूछने लगता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वहीं पर सयोन कहने लगती है, तुम तो बहुत हॉट हो। मुझे लगता है सीनियर, क्योंकि आपने 5th रैंक के सीनियर पार्क इन्ह्यून को डिफीट कर दिया है, वो भी 75th रैंक पर होने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि अब स्कूल कमिटी को आपके रैंकिंग बदलने के लिए सोचना चाहिए। लेकिन हमारा हीरो अचानक से मना कर देता है और कहता है, अगर वो मुझे यहाँ पर अपना किलिंग इंटेंट नहीं दिखाता, तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं जीतता। मैंने तो बस उसके थोड़े बहुत मोमेंटम को चेस किया था, दैट्स इट। लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें तो ली सो जुन की टीम में जाना चाहिए था। लेकिन देखो ना, तुम यहाँ पर मेरे साथ फंस गई। लेकिन वहीं पर सेयुन कहने लगती है, अरे नहीं सीनियर, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बचाया। उसी टाइम पर अचानक हमारे हीरो के पास में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसको देखकर वो हैरान रह जाता है, जिसमें सेयुन का इंटरेस्ट लेवल अब 1 हो चुका था। इसका मतलब कि वो हमारे हीरो के बारे में अब सोचने लगी है। फिर वो हमारे हीरो से कहती है, एक्चुअली जब मेरा सेमेस्टर का स्टार्टिंग हुआ था एंड मैंने जब आपको पहली बार देखा था, जब मुझे देखकर ऐसा नहीं लगा था कि आप कभी इतनी ज्यादा हाइक पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैंने जब भी आपको देखा, आप कुछ ऐसा करते हुए पाए जाते थे, जो कि सिर्फ अटेंशन लेने के लिए किया जाए, जैसे कि ऑफिस कॉरिडोर के बाहर क्लीनिंग करना एटसेट्रा। क्योंकि पहली बार में मुझे आपको देखकर ऐसा लगा कि आपके पास में वाकई में कोई स्किल नहीं है, जिससे कि आप अटेंशन को ग्रैब कर पाएं। इसलिए आप ये सब करने की कोशिश कर रहे थे। पर इन दिनों अगर आपको देखा जाए तो आपने यहाँ पर काफी ज्यादा तरक्की की है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। लेकिन अब मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि अब आप कोई अटेंशन सीकर नहीं, बल्कि एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुके हैं और स्कूल के कोई डेड लास्ट अटेंशन सीकर नहीं रहे। वहीं पर हमारा हीरो सेयोन से पूछना लगता है, क्या रियली में तुम्हें ऐसा लगता था? तो मुझे बताओ, अब मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? वहीं पर सेयोन सोचकर बोलने लगती है, अगर मैं अभी की बात करूं तो तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो। जिस बात को सुनकर हमारे हीरो का पोपट बन जाता है और वो अपने आप को एक जोकर की तरह देखने लगता है। जिसके बाद सयोन अचानक से कहने लगती है, सीनियर, अभी हमें यहाँ पर रेस्ट करे हुए काफी टाइम हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वहीं पर हमारा हीरो पूछता है, ऑलरेडी तुम यहाँ पर काफी लंबे समय तक बैठना नहीं चाहोगी? अचानक से हमारे हीरो का ध्यान उसकी वॉच के ऊपर पड़ता है एंड सेयुन अब वहां से उठकर आगे बढ़ने लगती है और कहती है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें रिजल्ट को भी तो देखना है, अदरवाइज पार्क इन्ह्यून जैसे लोग यहाँ पर हमसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब वो ऐसा बोल ही रही होती है, अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसका उसको मालूम ही नहीं होता, और वो उसी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। जब सेयुन उस बड़े से स्नेक को देखती है तो थोड़ी देर तक दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों अपने ओरिजिनल नेचर में आ जाते हैं। जो स्नेक अभी कंफ्यूज लग रहा था, वो फुफकारने लगता है एंड सियोयुन, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। पीछे से हमारा हीरो आता है और वो कहता है, ये तो एक ट्रेनिंग मॉन्स्टर है, और वो अपने मैना ब्लास्ट को एक्टिवेट कर लेता है और जोर से चिल्लाता है, लाइट एट्रीब्यूट मैजिक। वहीं पर सियोयुन जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है।
अचानक से हमारे हीरो का अटैक उस बड़े से स्नेक के ऊपर पड़ता है, जिसको हमें दिखाया नहीं जाता। बस थोड़ा गौर से देख लो। सियोयुन उसको देखकर कहने लगती है, मुझे मत कहना कि ये तुमने किया। और वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन ये खुशी किसी और चीज की थी। तुम भी समझ जाओगे, आगे देख लो। वहीं पर हमारे हीरो उसको देखकर कहने लगता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि ये इस टाइम पर हमारे आसपास ही अराइव कर रहा होगा। अचानक से वहां पर ली सियोजुन आ जाता है, जिसने ही उस स्नेक को मारा था। जब सियोयुन ली सियोजुन को अपने सामने देखती है तो खुशी से कहने लगती है, सीनियर सियोजुन। वहीं पर सियोजुन सभी से पूछने लगता है, क्या सभी लोग यहाँ पर ठीक हैं? जिसके बाद वो अपनी सॉर्ड को मयान में रख लेता है और कहता है, मैं बस यहाँ से अकेले ट्रैवल कर रहा था ताकि मैं बाकी लोगों की हेल्प कर सकूं। पर यहाँ पर देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। फिर वो बताने लगता है, मैंने ये तक ही गैस कर लिया था जब कहा गया था कि ये एक डेंजर जोन होने वाला है। वहीं पर सियोयुन, जो कि उसके लिए पगला रही थी, वो कहने लगती है, अगर आपके जैसा जीनियस हमारे साथ हो तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। जिसके बाद वो बचे हुए मक्खन के डब्बे में से मक्खन निकालकर सियोजुन को लगाने की कोशिश करती है एंड कहने लगती है, अगर आप हमारी फैमिली के साथ में स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो आपका ये शानदार टैलेंट और भी ज़्यादा शानदार हो सकता है। लेकिन हमारा मेन हीरो सियोजुन वहां पर इस चीज को टालने के लिए मना कर देता है और कहता है, बाद में देखेंगे, मैं बाद में इस बारे में सोचूंगा। अचानक से हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो कि हमारा हीरो है। कंफ्यूज मत होना, मेन कैरेक्टर और हीरो में अंतर होगा। वो किसी चीज को देखकर कहने लगता है, ये लोकेशन एंड मेरे साथ में मौजूद मेंबर्स, ये तो एक परफेक्ट चांस है उस चीज को हासिल करने का जिसके लिए मैं यहां पर आया था। जिसके बाद वो सियोयुन और सियोजुन को अपने सामने खड़ा देखकर कहने लगता है, अब वो मेजर इवेंट यहां पर होने वाला है जिसमें ली सियोजुन एक हिडन स्टेज को डिस्कवर करेगा। मुझे याद है, जब चेओन सियोयुन पास में होगी उसी समय डंजन नेचुरली अपने आप ही ली सियोजुन को अपने पास बुला लेगी। एंड हमें वहां के रूट को दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो बताने लगता है, मैं इसी रूट से सियोयुन को यहां पर लेकर आया था और अगर नहीं लाता तो हम अभी कई सारे मॉन्स्टर्स के बीच फंस चुके होते। इसलिए मैंने सियोयुन को ली सियोजुन के इस पथ पर लेकर आया। पर मैंने ही रास्ते को इन लोगों को सजेस्ट किया था। अचानक से हमारा हीरो उन दोनों को दिखाते हुए कहने लगता है, एवरीवन वहां देखो, वहां वहां कुछ है। हमारे हीरो का इशारा उस गुफा की तरफ था जहां पर हमें उसके व्यू दिखा दिया जाता है। जब सियोजुन उसे देखता है तो वो कहने लगता है, आखिरकार ये लाइट किस तरह की आ रही है? वहीं पर सियोयुन कहती है, मुझे लगता है कि वो उस केव के अंदर से आ रही है। ये बात सुनकर हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है, मैं इस चीज को देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूं कि आगे क्या होगा। और कहता है, मैं वाकई में जानना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आखिरकार वहां पर क्या है। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। हमारा हीरो सबसे आगे होता है और वो सभी लोग उस डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो कि स्पेशल टास्क फोर्स की ट्रेनिंग डंजन थी, जो कि अभी डीएक्टिवेटेड थी। वहीं पर हमें सियोजुन को दिखाया जाता है, जो कि अचानक कहने लगता है, ये तो डंजन लगती है। वहीं अचानक सियोयुन बोलने लगती है, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई डंजन की हिडन स्टेट है। वहीं पर वो लोग धीरे धीरे वहां पर अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां पर सामने से किसी चीज के अंदर से रोशनी बाहर निकल रही थी। हमारा हीरो बोलने लगता है, ये बहुत रेयर अकरेंस है कि डंजन के अंदर डंजन ओपन हो जाए। वो लोग धीरे धीरे वहां पर अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सेओयुन अचानक से कहने लगती है, मुझे लगता है कि इसकी डिफिकल्टी नॉर्मल से काफी ज्यादा होगी, या फिर कहा जा सके कि ये शायद कोई नॉर्मल डंजन हो। लेकिन अगर तुम इसे यहाँ पर क्लियर कर देते हो तो इससे मिलने वाले रिवॉर्ड वाकई में काफी ज्यादा अच्छे होंगे। वहीं पर हमारा हीरो भी इस बात को सुन रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है, ये लड़की जो भी बोल रही है वो वाकई में सही है। और वो याद करने लगता है, जब मैंने जेब टावर ऑफ प्रूफ को क्लियर कर लिया था, उस टाइम पर मैंने भी एयर के अंदर मौजूद माना मिस्ट्री को फील किया था, क्योंकि वो भी एक हिडन फ्लोर था जो कि ए टाइप का था। और सारे के सारे हिडन फ्लोर्स होते हैं वो ए टाइप के ही होते हैं। और क्योंकि हिडन स्टेज हमेशा डंजन के अंदर ही छुपी होती है, तो उसे खास तौर से इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है जिससे कि वो हमेशा डीएक्टिवेट रहे। वहीं पर अचानक अब हमारा हीरो सबको बोलने लगता है और कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आया ही इसीलिए हूँ ताकि मैं इन सब चीजों को देख सकूं और मैं इसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम बस इसे यहाँ पर क्लियर कर देना। अचानक से उन लोगों के सामने एक पोर्टल आ जाता है। हमारा हीरो उसके सामने खड़े होकर सेओजुन से पूछने लगता है, क्या हो अगर हम इसे यहाँ पर इसे अचीव करने की कोशिश करें? लेकिन रिएक्शन एकदम उल्टा होता है। सेओजुन उसे डायरेक्टली मुंह पर मना कर देता है और कहता है, ये एक हिडन स्टेज है, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, इसीलिए हमें इसे पहले स्पेशल टास्क फोर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा।
जिसके बाद वो उसका पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके बारे में स्पेशल टास्क फोर्स को बता सके। हमारा हीरो जो कि इन सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आया था, उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करे क्या, कि वो उसे यहाँ पर मना सके कि उसे ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड वो अपने मन में सोचता है, आजकल के मॉडर्न बच्चे सीरियसली इतने ज्यादा बेवकूफ होंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। अचानक से हमारा हीरो सेओजुन को कहने लगता है, आखिरकार इसमें गलत क्या है, हमें इसके बारे में एक और बार सोचना चाहिए। वहीं पर इन दोनों की बकबक सुनते सुनते सेओयुन का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो वहां पर दूर जाकर पत्थर पर बैठ जाती है। अचानक से जब वो यहाँ पर पानी के अंदर अपने आप को देखती है, वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जैसे कि वो कोई हिप्नोटिज्म से अफेक्ट हो चुकी हो। कोई उसे दिमाग के अंदर कहने लगता है, मुझे देखो, इंसानी बच्चे। जिसके बाद सेओयुन उसकी ही परछाई को देखकर उस परछाई की तरह हरकतें करने लगती है, इस चीज को न जानते हुए कि वो असल में क्रीचर के बस में आ चुकी है। वो क्रीचर उसको कहने लगती है, अब आगे बढ़ो और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जब सेओयुन ये सब करने की कोशिश कर ही रही होती है, अचानक से उन दोनों का ध्यान सेओयुन की तरफ पड़ता है, जो कि वहां पर पानी के अंदर गिरने वाली थी। वहीं पर सेओजुन को कुछ अजीब सेंसेशन फील होने लगता है। हमारा हीरो अचानक से जोर से चिल्ला उठता है, चेउल, सेओयुन। लेकिन अब वो एंटिटी उसे पूरी तरीके से अपने आगोश में ले चुकी थी और हमें फाइनली बता दिया जाता है कि ये एक खास तरह की एंटिटी है जो कि घोस्ट विच के नाम से जानी जाती है और ये रैंक बी का मॉन्स्टर है। जब हमारा हीरो सेओवुन उसको देखता है तो पहचान जाता है और कहता है, ये तो एक मॉन्स्टर है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं पर सेओजुन चेओल सेओयुन को वहां से हटने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो तो अब उस घोस्ट विच के कंट्रोल में आ चुकी थी। अचानक से वो दोनों उसकी तरफ काफी फुर्ती से भागते हैं। वो दोनों आओ देखते ना ताओ जैसे तैसे उसकी तरफ भागते हैं। अचानक से वो मॉन्स्टर एक अजीब सा अटैक करता है, जिससे हमारा हीरो उस अटैक से अफेक्ट होने लगता है और वो कहता है, उस मॉन्स्टर ने पहले अटैक करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कहानी ने वापस से अपने आप को एक नए मोड में तब्दील कर लिया है। अचानक से वो एंटिटी जो कि घोस्ट विच थी, वो उन्हीं लोगों के सामने उस अननोन से पोर्टल के अंदर घुस जाती हैं। वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार यहाँ पर एकदम से क्या हो गया। अब सियोजुन का यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। चियो सेयोन वो एक मॉन्स्टर के द्वारा किडनैप कर ली गई है। वहीं पर हमारा हीरो अचानक से आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। लेकिन सियोजुन अभी भी घबराते हुए बोलने लगता है, हमें यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स का वेट करना चाहिए। लेकिन वहीं पर हमारा हीरो बोलता है, अगर हमने देरी की तो मैं नहीं कह सकता कि हम यहाँ पर चियो सियोन को बचा पाएंगे। शायद वो यहाँ पर मर जाएगी, क्योंकि वो मॉन्स्टर इंसानों के अंदर से उनके माना को एब्जॉर्ब करता है। और जब उसका माना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तुम्हें क्या लगता है कि वो उसके साथ में क्या करेगी? अगर हम यहाँ पर इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे तो और कौन करेगा? इसलिए चलो मेरे साथ में राइट नाउ। एंड वो सियोजुन को फाइनली अब समझाता है, अभी हमारे पास बिल्कुल भी चॉइस नहीं है, इसलिए हमें अभी जाना होगा। फाइनली सियोजुन मान जाता है और कहता है, चलो ठीक है, फाइन। जिसके बाद वो दोनों काफी स्पीड से उस पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, चलते हैं, ताकि हम अपने जूनियर को बचा पाएं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर ने अब फाइनली पार्क इनह्युआन को पकड़ लिया था और उससे पूछने लगते हैं, बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन है और तुम्हारा क्या गोल है। लेकिन पार्क इनह्युआन को तो कुछ पता ही नहीं होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। वो कहने लगता है, कंक्लूडिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां पर अभी भी ऑफिसर नहीं मानता और वो कहने लगते हैं, तो तुम यहाँ पर ये प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुमने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो तुम सडनली मुझे देखकर यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? वहीं पार्क इनह्युआन अपने मुंह से कैसे बताता क्यों थोड़ी देर पहले पिट कर आया था और वो करते रह जाता है और अपने मन में रोते हुए सोचता है कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे यहाँ पर कुत्ते की तरह पीटा दिया। अब हमें उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पार्क इनह्युआन को दबोचे हुए थे। वो कहने लगते हैं, तुम यहाँ पर अभी भी एक स्टूडेंट हो, अगर तुम मुझे सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा ईजी जाऊंगा, और अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारे बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए फटाफट जो भी है कन्फेस कर दो। मैजिक मिलिट्री एकेडमी के सेकेंड ईयर के रैंक 5 पार्क इनह्युआन अपने मन में सोचने लगते हैं, अगर मेरा सस्पेशन सही निकला कि ये डीमन के साथ में मिला हुआ है, अगर तुम यहाँ पर मुझे सच सच नहीं बताते कि तुम यहाँ पर डीमंस के साथ में नहीं मिले हुए हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर ये बात झूठी निकली तो मुझे यहाँ पर तुम्हें इमरजेंसी अरेस्ट करना पड़ेगा। अचानक से पार्क इनह्युआन चुप हो जाता है, पर वो अपने दूसरे ऑफिसर को कॉल करते हुए बोलने लगते हैं, एजेंट, हमने यहाँ पर सस्पेक्ट को पकड़ लिया है, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ ताकि हम इसे यहाँ पर रिस्ट्रेन कर पाएं।
अचानक से वो दूसरा वाला ऑफिसर घबराकर बताने लगता है, सीनियर, यहाँ पर एक और सिचुएशन बन चुकी है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने ट्रेनिंग डंजन के अंदर एंटर कर लिया है। वहीं पर वो ऑफिसर बोलने लगते हैं, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेटेड है। अब वो बस एक नॉर्मल सी केव है, इसलिए वो बच्चे वहां पर थोड़ा बहुत घूमकर सही सलामत बाहर आ जाएंगे। लेकिन वहीं वो दूसरा ऑफिसर कम्युनिकेट करके बताता है, लेकिन अब नहीं, मैंने कंफर्म किया है कि वहां पर कोई हिडन स्टेज अचानक से उस डंजन के अंदर फॉर्म हो चुकी है। दूसरा ऑफिसर जब ये बात सुनता है, तो वो ऑफिसर अचानक से घबरा जाता है, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब करें तो करें क्या। और इसी के साथ ये एपिसोड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अभी इसके पूरे एपिसोड एक्सप्लेन हो चुके हैं। जैसे जैसे आगे के एपिसोड आते रहेंगे, मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो इस चैनल के ऊपर कंटिन्यू रहने के लिए बने रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।